Hello guys, welcome back to our YouTube channel Guru Academy. Today we will discuss मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल, यानी कि आज हम लोग जो रीट के सिलेबस के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं कोशिकांगों के बारे में। लेकिन ध्यान देना, मैं जो कोशिकांगों की वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल वे में। सबसे पहले हम झिल्ली रहित कोशिकांगों को पढ़ेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग जिनके अंदर सिंगल सेल मेम्ब्रेन होगी, और उसके बाद में हम बात करेंगे डबल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल, मतलब द्विझिल्ली युक्त कोशिकांगों के बारे में। आज का जो हमारा वीडियो है वो झिल्ली रहित कोशिकांगों के बारे में है, और यहाँ पर आपके दो झिल्ली रहित कोशिकांग आपको कोशिकाओं के अंदर देखने को मिलते हैं। पहला है राइबोसोम और एक है तारककाय। तारककाय आपको पता है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था पादप कोशिका और जंतु कोशिका, और राइबोसोम जो झिल्ली रहित कोशिकांग है जो कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही पाया जाता है, क्योंकि ये झिल्ली रहित कोशिकांग राइबोसोम के बारे में। इसके बाद में हम तारककाय के बारे में बात करेंगे। पहले हम राइबोसोम के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर राइबोसोम के अंदर आपके एक ही क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है, वो ये है कि राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या है। तो आपको ध्यान देना है प्रोटीन संश्लेषण। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा पुटअप होता है। तो राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या हो गया अपने प्रोटीन संश्लेषण। इसके बाद में अगर हम बात करें तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। लेकिन ध्यान देना, रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने जो खोज की थी वो सेम की, जो सेम का पौधा होता है, तो सेम के पौधों की जड़ों में, सेम के पौधों की जड़ों में की थी उन्होंने खोज। लेकिन अगर जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम को सबसे पहले अगर किसी ने देखा है तो क्या किसने देखा है? जॉर्ज पेलाडे ने। तो आपको ध्यान देना है जॉर्ज पेलाडे। और अगर ऐसा ही लिख दिया कि राइबोसोम की खोज किसने की, तो आपको ऑप्शन टिक लगाना है जॉर्ज पेलाडे, न कि रॉबिन्सन एवं ब्राउन। हाँ, ये पूछ रहे हैं कि पौधों के अंदर सबसे पहले राइबोसोम की खोज किसने की, तो रॉबिन्सन एवं ब्राउन। और अगर जंतु कोशिकाओं में पूछा है तो जॉर्ज पेलाडे। लेकिन अगर सीधा यही पूछ लिया कि राइबोसोम की खोज किसने की, वहां पे पादप और जंतु का कोई डिस्कशन नहीं किया गया है, तो आपको सीधा सा आंसर टिक लगाना है जॉर्ज पेलाडे पर। ध्यान देने की यह बात। अब ध्यान देने, राइबोसोम की खोज तो आपको पता चल गया जॉर्ज पेलाडे ने की। अब अगला नेक्स्ट, राइबोसोम कैसी संरचना है? तो बोलेंगे गोलाकार दानेदार संरचना होती है, कुछ इस तरीके की गोलाकार संरचना। तो ये गोलाकार संरचना है। दूसरा, यहाँ पर कोई झिल्ली नहीं होती है, ये झिल्ली विहीन यानी झिल्ली रहित कोशिकांग है। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर ये है कि ये राइबोसोम किसके बने होते हैं, तो आपको एग्जाम में टिक लगाना है। एक तो प्रोटीन के बने होते हैं और एक आरएनए से बने होते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राइबोसोम किसके बने होते हैं, तो आपको टिक लगाना है प्रोटीन और आरएनए। समझ में आ गई बात? ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जो इंपॉर्टेंट है उसको ब्लू मार्कर से हाईलाइट करता जा रहा हूं। नेक्स्ट आगे, राइबोसोम का कार्य पूछे तो क्या लिखेंगे? प्रोटीन संश्लेषण। क्या लिख देंगे? प्रोटीन संश्लेषण। ये आपको ध्यान देना है। दूसरा, वास्तव में राइबोसोम जो है वो दो उप इकाइयों से मिलकर के बना होता है। पहली बात तो ये है कि राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपने 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। ठीक है, अब मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूंगा यहाँ पर क्या ध्यान रखना है। पहले बात तो एक क्वेश्चन, ये किसके बने? प्रोटीन और आरएनए से। खोज किसने की? जॉर्ज पेलाडे ने। और कार्य पूछे तो प्रोटीन संश्लेषण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये है यहाँ पर कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ध्यान देना है 70S और 80S। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये पादप या जंतु, तो ये हम बोलेंगे पादप, जंतु, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सारी कोशिकाओं में राइबोसोम देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई हमारी इसकी बात। अब नेक्स्ट आगे हम बात कर रहे हैं कि राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, 70S एंड 80S। 70S है वो ऐसा राइबोसोम है केवल और केवल आपको किसमें देखने को मिलेगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। लेकिन 70S यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी देखने को मिलेगा। और जो 80S है वो केवल और केवल किसमें देखने को मिलेगा? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर देखने को मिलेगा। तो 70S प्रोकैरियोटिक में भी होगा और यूकैरियोटिक में भी होगा। लेकिन 80S है वो देखो आपको किस में दिखाई दे रहा है? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ही दिखाई देगा। तो ये भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है। तो अगर वहां पर देखो 70S नहीं है और 80S ऑप्शन है तो 80S पे लगाना है। अगर दोनों हैं एक ही ऑप्शन में तो आपको इस तरीके से देगा 70S एंड 80S, तो आपको इसको टिक लगाना है। अगर केवल 80S है तो फिर 80S नहीं, दोनों पे टिक लगेगा। समझ में आ रही है? और केवल ये पूछा है कि प्रोकैरियोटिक में कौन सा है, तो आपको लगाना है 70S।
समझ में आ रही है। और 70S प्रोकैरियोटिक में भी होगा और यूकैरियोटिक में भी, लेकिन 80S जो राइबोसोम है वो केवल आपको किस में देखने को मिलेगा, यूकैरियोटिक में। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर ये S का मतलब क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको S का मतलब बता देता हूँ कि ये जो S है इसका मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, जिसको हिंदी में कहते हैं अवसादन गुणांक। क्या बोलते हैं, अवसादन गुणांक। ध्यान देना, इसका मतलब क्या होता है, अवसादन गुणांक। यानी कि ये जो हम लिख रहे हैं S, ये S इसकी साइज और डेंसिटी को बता रहा है, जिसका मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। इंग्लिश में भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है S का मीनिंग, या हिंदी में लिखा हुआ मिले तो अवसादन गुणांक, जो क्या बताता है, इनके घनत्व व आकार को बताता है। क्या बताता है, इनके घनत्व और आकार को। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि राइबोसोम में जो S लिखा होता है वो इनके S घनत्व और आकार को क्या करता है, डेंसिटी और साइज को रिप्रेजेंट करता है। और इस S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट या फिर अवसादन गुणांक, इसका मतलब होता है। ये चीज़ का ध्यान देना है। अब ध्यान देना, S से तो आपको मतलब पता चल गया कि ये इसके आकार और घनत्व को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम है वो छोटे होते हैं 70S, और यहाँ पर छोटे राइबोसोम भी है और बड़े भी हैं, यानी कि 80S राइबोसोम है। लेकिन ध्यान देना, इनकी भी दो दो उप इकाइयाँ होती है। जैसे देखो, इसकी 70S की दो उप इकाई है, 50S और 30S। ये इसकी क्या है, दोनों उप इकाई है। अब ध्यान देना, जो बड़ी उप इकाई होती है, मैंने यहाँ लिखा है राइबोसोम की उप इकाइयाँ। यहाँ पर देखो 70S की जो बड़ी उप इकाई है वो कौन सी है, 50S, और जो छोटी उप इकाई है वो कौन सी है, 30S। तो बड़ी उप इकाई जो होती है, उप इकाई, वो हमेशा कैसी होती है, गुंबदाकार। कैसी होती है, गुंबद के आकार की जैसी होती है। और ये जो होती है वो कैसी होती है, गोलाकार, या फिर इसके लिए एक वर्ड और लिखा जाता है कि ये टोपी के जैसी दिखाई देती है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। तो जो बड़ी उप इकाई होती है वो हमेशा कैसी होती है, गुंबद के जैसी, और ये जो होती है वो कैसी होती है, गोल, छोटी उप इकाई। तो 70S की दो उप इकाई कौन सी होगी, 50S और 30S। लेकिन 80S की अगर आपको एग्जाम में पूछ ली उप इकाई बताइए, तो एक तो होगी 60S और दूसरी होगी 40S। क्या होगी, 40S। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे टोटल नहीं लगानी है। टोटल तो यहाँ पर देखो 80 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 100। आपको टोटल पे नहीं जाना है। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि S का मतलब क्या है, घनत्व और आकार, जिसका मतलब है अवसादन गुणांक से। अब देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर पूछा कि 70S राइबोसोम कहाँ देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे, क्योंकि देखो प्रोकैरियोटिक है, प्रिमिटिव है, मतलब आद्य कोशिक है, तो यहाँ पर झिल्ली युक्त कोशिकांग तो होंगे नहीं। तो यहाँ पर तो सारा का सारा मटेरियल कहाँ है, कोशिका द्रव्य में पड़ा है। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात करें, तो 70S राइबोसोम आपको कहाँ पर देखा को नहीं मिलेगा, कोशिका द्रव्य के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ तो लिख देंगे कोशिका द्रव्य में। अब दूसरी बात आई है यूकैरियोटिक कोशिका की। तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम है वो आपको 30S और 80S है, 70S और 80S। ये जो 70S राइबोसोम है, इसकी दो इकाई आपको बता दिए, 50S और 30S। तो ये 70S एक तो आपको हरित लवक में देखने को मिलेगा और ये माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरी बात, ये आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में कहते हैं खुरदरी अंतः प्रद्रव्यी जालिका। कहें तो खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका पर 80S होगा और कोशिका द्रव्य में भी कौन सा होगा, 80S। लेकिन अगर हम बात करें हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वहां पर कौन सा होगा, 70S। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और डवाडोल होता है, वो है ये हरित लवक। पादप कोशिका भी यूकैरियोटिक हो सकती है और जंतु कोशिका भी यूकैरियोटिक हो सकती है, लेकिन हमें मालूम है कि जो लवक है वो केवल पादप कोशिका में है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी तो बन सकता है कि ये जो है वो आपको केवल और केवल किस में देखने को मिलेगा, केवल पादपों में। तो यहाँ लिख दिया केवल पादपों में। बात समझ में आ गई। हाँ, अगर जंतु कोशिका है तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70S,
RER पर ATS और कोशिका द्रव्य में भी ATS। लेकिन अगर पादप यूकैरियोटिक है तो हरित लवक में 70S, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S और RER पर ATS, और यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में ATS। इस तरीके से ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने S का मतलब बता दिया है, स्वेडबर्ग यूनिट अवसादन गुणांक, जो घनत्व और आकार को प्रदर्शित करता है। आगे हम बात करते हैं इन उप इकाइयों की। तो मैंने बता दिया उप इकाई जो बड़ी होती है वो गुंबद के आकार की होती है, और छोटी कैसी होती है, गोलाकार या टोपी के जैसी। अब यहाँ पे इसको देखेंगे, मैग्नीशियम +2 मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है। ये जो दोनों उप इकाई हैं वो किसके द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं, मैग्नीशियम +2 आयन के द्वारा। और एग्जाम में कई बार ये भी पूछा गया है कि दोनों उप इकाइयों के संयोजन और वियोजन की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो लिखा जाएगा मैग्नीशियम +2 की सांद्रता पर। किस पर निर्भर करती है, मैग्नीशियम +2 की सांद्रता पर, कि दोनों इकाइयों का संयोजन कब ज़्यादा मजबूत होगा, जब मैग्नीशियम +2 की मात्रा क्या होगी, अधिक। यानी कि मैग्नीशियम +2 की जो सांद्रता है वो इनके जुड़ने की मात्रा के क्या होती है, समानुपाती होती है। एक तरीके से ये कह सकते हैं, जितनी ज़्यादा मैग्नीशियम +2 की सांद्रता होगी उतनी ही दोनों उप इकाइयाँ एक दूसरे से अच्छे से जुड़ी होगी, और मैग्नीशियम +2 की अगर सांद्रता कम हो रही है तो दोनों उप इकाइयाँ क्या होती हैं, ज़्यादा अच्छे से बंधी हुई नहीं रहेगी। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछा गया है कि सामान्य अवस्था में दोनों उप इकाइयाँ, मैं यहाँ पे सिंपल वे में बता रहा हूँ कि सामान्य अवस्था में दोनों उप इकाइयाँ क्या होती हैं, बिखरी हुई रहती हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं बिखरी रहती है, बिखरी रहती हैं। उप इकाइयाँ सामान्य अवस्था में बिखरी रहती है, कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में। कहाँ पे लिखेंगे, कोशिका द्रव्य में। ये इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है आपको कि कोशिका द्रव्य में यही दोनों उप इकाइयाँ सामान्य अवस्था में क्या रहती हैं, बिखरी हुई रहती हैं। लेकिन ध्यान देना, प्रोटीन संश्लेषण के समय, प्रोटीन संश्लेषण के समय दोनों उप इकाइयाँ जो अपना mRNA होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैसेंजर RNA, या फिर क्या बोल सकते हैं, जो संदेशवाहक RNA होता है उसके ऊपर जुड़ती जाती हैं, और इस तरीके से वो क्या बनाती हैं, संपूर्ण राइबोसोम बनाती है। क्या बनाती हैं, संपूर्ण राइबोसोम। वापस समझेंगे, सामान्य अवस्था में दोनों उप इकाइयाँ, बड़ी और छोटी उप इकाइयाँ क्या होती है, कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई रहती हैं। लेकिन जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है तब ये दोनों उप इकाइयाँ जो हैं वो क्या होती हैं, जो संदेशवाहक RNA होता है उसके ऊपर एक श्रृंखला के रूप में जुड़ती जाती हैं, और इस प्रकार से बड़ी श्रृंखला के ऊपर जब ये बनती जाएगी, वापस समझेंगे कि दोनों उप इकाइयाँ प्रोटीन संश्लेषण के समय जो राइबोसोमल RNA होता है, या सॉरी मैसेंजर RNA होता है उसके ऊपर जुड़ती जाती हैं, और इस तरीके से एक संपूर्ण राइबोसोम का क्या करती है, निर्माण करती है। मतलब दोनों उप इकाइयाँ एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं, एक तरीके से ये कह सकते हैं। और जो बड़ी उप इकाई है मैंने आपको बता दी गुंबद की जैसी है, और छोटी उप इकाई कैसी होती है, गोलाकार टोपी की जैसी। एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है यहाँ पर, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है पॉलीसोम, जिसको पॉलीराइबोसोम भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, पॉलीराइबोसोम। इसका मतलब क्या है, देखो पॉली का मतलब ही क्या होता है, पॉलीमर, आपने देखा होगा, अनेक इकाइयों को जोड़ने वाला, और सोम का मतलब है राइबोसोम से। यहाँ लिखा है बहु राइबोसोम, बहु का मतलब बहुत सारे राइबोसोम। तो प्रोटीन के संश्लेषण के समय, मैंने अभी बताया, प्रोटीन संश्लेषण के समय जो अपना mRNA होता है, मैसेंजर RNA, इसके ऊपर बड़ी इकाई, छोटी इकाई, बड़ी इकाई, ऊपर छोटी इकाई जुड़ती जाती है और एक संपूर्ण राइबोसोम बनता है। तो प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम संदेशवाहक यानी कि मैसेंजर RNA के ऊपर एक श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम कहते हैं। यानी कि जो मैसेंजर RNA होता है, क्योंकि अभी हमने बोला कि ये किसका बना हुआ है, RNA से बना होता है, और किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। तो mRNA यानी जो मैसेंजर RNA है उसके ऊपर बड़ी इकाई, छोटी उप इकाई, ये जुड़ते जुड़ते एक श्रृंखला बनाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम। समझ में आई बात है? या फिर इसे पॉलीसोम भी बोला जाता है और बहु राइबोसोम भी बोला जाता है। तीनों नाम एक जैसे ही हैं लगभग। अब ये जो पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम है, ये नॉर्मल राइबोसोम से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे श्रृंखला के रूप में ये जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर देखो, एक तो आपको ये जो पॉलीराइबोसोम है, एक तो RNA, प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैंगनीज,
इन पदार्थों से क्या होता है, मिलकर के बना हुआ होता है। तो इस तरीके से ये जो राइबोसोम वाला जो टॉपिक है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पहला तो आपको ध्यान देना है, खोज किसने की, जॉर्ज पेलाडे ने। और समझ में आई बात। दूसरा, ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन और आरएनए से बने होते हैं। और ये कैसे हैं, झिल्ली रहित कोशिकांग हैं। और इसका कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण। ये दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 70S प्रोकैरियोटिक में भी होगा और यूकैरियोटिक में भी होगा। 80S केवल यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। 80S यूकैरियोटिक में कहाँ देखने को मिलेंगे, कोशिका द्रव्य और अंतः प्रद्रव्य जालिका पर। और वो भी कौन सी, खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका के ऊपर दानेदार होते हैं, इसलिए राइबोसोम उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है, क्योंकि राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। और जो 70S है वो यूकैरियोटिक में कहाँ पर देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर पादप की कोशिका है तो हरित लवक में, और जंतु में है तो 70S केवल माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो 70S राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक में आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कोशिका द्रव्य के अंदर देखने को मिलेगा। और सामान्य अवस्था में दोनों उप इकाइयाँ कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई रहती हैं। और प्रोटीन संश्लेषण के समय ये दोनों उप इकाइयाँ एक दूसरे से जुड़ती हैं और mRNA के ऊपर एक श्रृंखला के रूप में जुड़ती है, जिसे हम पॉलीसोम या बहुराइबोसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं, जिसके अंदर आरएनए, प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैंगनीज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से। और यहाँ पर एस का भी ध्यान देना है। एस का मतलब क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट यानी अवसादन गुणांक, यानी जो आकार और घनत्व को प्रदर्शित करता है। यानी कि ये बड़ा राइबोसोम है और ये छोटे राइबोसोम है। इस तरीके से ये जो हमारा टॉपिक था राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग, वो क्या होता है, कंप्लीट। अब हम बात करेंगे तारक काय के बारे में। किसकी बात करेंगे, तारक काय के बारे में, जो कि है वो भी झिल्ली रहित कोशिकांग है। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे।